हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार, मैथ टीचर, मोटिवेटर एंड गाइडलाइनर। हम लोग कम्प्लेक्स नंबर देख रहे हैं और कम्प्लेक्स नंबर में बुक केसी सिन्हा फॉलो कर रहे हैं और बुक केसी सिन्हा का 10.2 कंप्लीट कर लिए थे लोग। आज हम लोग को 10.3 स्टार्ट करना है। आप लोग देखिए ध्यान से, रेगुलर देखिएगा लोग ना, तो आसानी से हर चीज़ आपको समझ में आएगा। हर एक क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं लोग। बहुत ही आसान है कम्प्लेक्स नंबर, सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों को कंसंट्रेशन बना के देखना होगा। रेगुलर देखिएगा लोग तो हर चीज़ समझ में आएगा, हर एक क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए हम लोग अगला एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले थोड़ा सा थ्योरी है, कुछ पॉइंट है उसको देख लेते हैं लोग। तो सबसे पहला पॉइंट है कंजुगेट। इस चैप्टर का सबसे पहला पॉइंट है कंजुगेट। संयुग्मी। तो देखिए संयुग्मी कंजुगेट बहुत ही सिंपल काम करना है। कंजुगेट में करना क्या रहता है, चेंज साइन ऑफ आई। क्या कर देना होगा, चेंज साइन ऑफ आई का चिन्ह को बदल देना है। चेंज साइन ऑफ आई मतलब आई का चिन्ह बदलना है। आई का तो कंजुगेट में करना क्या है, आई का चिन्ह बदलना है। जैसे जे देखिए जेड बराबर x प्लस आई वाई दे दिया। अब हम लोग को इसका कंजुगेट चाहिए। तो कंजुगेट एंड इट इज डिनोटेड बाय जेड के ऊपर लाइन दे, जेड के ऊपर लाइन दे देते हैं। इसको पढ़ते हैं जेड बार। जेड के ऊपर लाइन देते हैं, उसको क्या पढ़ते हैं, जेड बार पढ़ते हैं। ठीक है, जेड के ऊपर एक लाइन फॉलो कर देते हैं, उसको पढ़ते हैं जेड बार। ठीक है, तो ये देखिए कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, ठीक है ना। इसका कंजुगेट चाहिए, तो कंजुगेट मतलब ये जेड बार चाहिए। कंजुगेट मतलब जेड बार। तो इस कंजुगेट निकालने के लिए x ये प्लस है तो आई वाई कर देना। आई यदि पॉजिटिव हो तो निगेटिव, निगेटिव हो तो पॉजिटिव कर देते हैं। हाँ, अगर फिर कहा जाए कि दोबारा आप जेड बार निकालिए, जेड बार का फिर बार निकालिए, तो फिर आई को चिन्ह बदल दीजिए। आई निगेटिव है, इस बार क्या कर दीजिए, मतलब आई अगर पॉजिटिव होगा तो निगेटिव में, निगेटिव होगा तो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है आप लोग को। हाँ, जेड बराबर अगर आपको 5 प्लस 5 माइनस 3i दे दिया जाए, ये एक नंबर, तो ज़रा बताइएगा जेड बार क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3i हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर दो में अगर जेड बराबर 7i दे दिया जाए तो जेड बार बराबर बता सकते हैं क्या होगा, जेड बराबर 7i है तो जेड बार का मान -7i हो जाएगा। समझ में आ रहा है। उसी तरह जेड बराबर 5 दे दिया जाए तो ज़रा बता सकते हैं जेड बार का मान क्या होगा। जेड बराबर 5 दे दिया जाए तो क्या होगा, तो जेड बराबर 5 है तो जेड बार का मान भी 5 ही होगा। क्या बताए थे कंजुगेट के लिए, आई पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव। ये इसमें आई है ही नहीं, तो जब आई है ही नहीं तो पॉजिटिव निगेटिव थोड़े करेंगे, जैसा है वैसे ही। सिर्फ आई पॉजिटिव रहे तो निगेटिव, निगेटिव रहे तो पॉजिटिव। तो यह है कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर नंबर आपसे कहा जाए कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो उसमें करना क्या रहता है, कम्प्लेक्स नंबर के कंडीशन में अगर आई पॉजिटिव हो तो उसको निगेटिव में, और निगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव में बदल देते हैं। यही है कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। और इसको किससे डिनोट करते हैं, तो ये जेड बार से इसको डिनोट किया जाता है। जेड ऊपर लाइन दे देते हैं, उसको पढ़ते हैं जेड बार। ठीक है ना। आई का चिन्ह बदले, तो देखें आई का चिन्ह बदल दिए। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये और ये सेम है, मतलब
जेड बराबर जेड डबल बार, 2 बार बार कर देंगे ना तो जेड के बराबर ही हो जाएगा, तो जेड डबल बार जेड के बराबर ही होता है। बात समझ में आया ये चीज़ भाई। और यहाँ देखिए लोग, यहाँ देखिए ये प्योरली इमेजिनरी है, आई है इसके साथ केवल, तो ये प्योरली इमेजिनरी है। तो इमेजिनरी के कंडीशन में देखिए एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है, मतलब ये देखे लोग कि जेड बराबर जेड माइनस बार होगा जब कब, जब प्योरली इमेजिनरी हो। ये देखिए ये प्लस में है और सेम ही चीज़ देखिए माइनस में हो गया, तो ये कंडीशन कब होगा, जब जेड प्योरली इमेजिनरी हो। ये क्या है, इमेजिनरी। तो यहाँ लिख भी सकते हैं जेड इज प्योरली तो जब z प्योरली इमेजिनरी रहेगा तो z बराबर माइनस जेड बार हो जाएगा। आप इधर लाकर प्लस भी कर सकते हैं। और यहाँ रियल नंबर के कंडीशन में देख लीजिए सेम ही सेम आ गया है क्या, z और z बार, तो z और z बार ये आपस में बराबर हो जाएगा। कब, जब प्योरली रियल रहेगा तब। ये कब होगा, जब प्योरली रियल शुद्ध वास्तविक हो। तो शुद्ध वास्तविक के कंडीशन में z और z बार आपस में बराबर होता है, और इमेजिनरी के कंडीशन में z बराबर माइनस जेड बार होता है। कब, जब प्योरली इमेजिनरी रहेगा तब। तो बात समझ में आ गया। तो ये प्योरली इमेजिनरी के लिए दिखा दिए। ये डबल बार करिएगा तो ये तीनों पॉइंट भी आप लोग लिख लीजिएगा। डबल बार z हो जाता है, इमेजिनरी के कंडीशन में z बराबर माइनस जेड बार हो जाता है, और रियल प्योरली रियल के कंडीशन में z और z बार आपस में, दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये था कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट। समझ में आ गया होगा कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए इस चीज़ को राइट डाउन कर लीजिए। तो इसके बाद बताते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नोट कीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, हाँ देखिए ये आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें 3 पॉइंट बताएं। जेड और डबल बार रहे तो बराबर होता है। 2 में क्या बताएं, जेड बराबर माइनस जेड का बार। कब, जब वेयर जेड इज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, जहाँ जेड शुद्ध काल्पनिक हो, ठीक है। थर्ड में जेड बराबर जेड बार बताएं, तो ये कब, वेयर जेड इज प्योरली रियल, मतलब यह हुआ जहाँ जेड शुद्ध वास्तविक हो। बात समझ में आ। तो इस तरह के कंडीशन में आप लोग को कंजुगेट के कंडीशन में 3 पॉइंट बताया। जेड बराबर डबल बार के बराबर होता है, जेड बराबर माइनस जेड बार के बराबर होता है, जेड बराबर जेड बार होता है। कब, जब प्योरली रियल हो, ये प्योरली इमेजिनरी। तो इस तीनों पॉइंट को आप लोग एक जगह कर लीजिए। तब हेडिंग डालिए लोग, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तब हेडिंग डालना है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए लोग, उस चीज़ को आप लोग नोट कीजिए। हेडिंग डाल लेना है क्या, तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड लिख देते हैं, सम्मिश्र संख्या जेड का मापांक, सम्मिश्र संख्या जेड का मापांक। तो देखिए मापांक निकालने के लिए क्या होता है, जेड बराबर तो आप लोग जानते हैं x प्लस आई वाई,
मापांक है तो मॉड जेड होता है, इसी को बोलते हैं मॉड जेड। शॉर्टकट में मॉड जेड बोल सकते हैं आप। फुल नेम जो होता है मॉडुलस जेड, ठीक है ना, मॉडुलस जेड भी बोलेंगे। तो मॉडुलस जेड के लिए रियल, तो रियल कौन है, और इमेजनरी तो वाई। मतलब ये हुआ, मतलब रियल पार्ट का द होल स्क्वायर प्लस इमेज तो मॉडुलस ऑफ जेड बताने के लिए रियल पार्ट का द होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का द होल स्क्वायर का रूट ले लीजिएगा, तो ये दे देगा आप लोग को मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। जेड बराबर -3 प्लस 4i, इसका मॉडुलस निकालना है, मॉड जेड निकालना है। तो मॉड जेड निकालने के लिए -3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो ये 9 और प्लस 16 25, रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5। कैसे मॉडुलस निकाले, बात समझ में आया आप लोग को। जेड बराबर -3i, इसका मॉड निकालना है, तो इसका मॉड 3 ही हो जाएगा। कैसे, तो मॉड जेड, इसमें रियल नहीं है तो 0 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो सिर्फ 9 है ना, 9 रूट से बाहर होगा तो क्या दे देगा। मतलब सिंगल किसी का मॉड निकाला जाए ना, सिंगल नंबर चाहे रियल हो या इमेजनरी, तो जो रहेगा वही नंबर आ जाएगा। तो 3 है तो 3 आ जाएगा। उसी तरह अगर z बराबर 7 दे दिया जाए, मॉड z पूछा जाए, तो 7 का मॉड क्या होगा, इमेजनरी यहाँ 0 हो जाएगा, और दो इमेजनरी और रियल दोनों हो तो x² प्लस y² के फॉर्म फॉलो करिए। x² प्लस y² के फॉर्म फॉलो करके जो मान आएगा वही कहलाएगा मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर समझ में आया आप लोग को, बहुत ही सिंपल है। रूट अंडर रियल पार्ट का द होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का द होल स्क्वायर। तो रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट आप जानते हैं ना, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग का स्क्वायर करके जोड़ देना है, उसका रूट निकालना है, जो मान आएगा वो कहलाएगा मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। बात समझ में आया। तो इस तरह आप लोग मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर फाइंड कर सकते हैं लोग। चलिए इस चीज़ को भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। चलिए देखिए लोग, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आर्गुमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट या इम्प्लीट्यूड भी इसको बोल सकते हैं ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या z का गुणांक, सम्मिश्र संख्या z का गुणांक। बात समझ में आया। सम्मिश्र संख्या z का गुणांक फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल है। हाँ, इसको शॉर्टकट में आप लोग आर्गुमेंट का ARG ऑफ z बोल सकते हैं, या फिर एम्पलीट्यूड को IMP ऑफ z बोल सकते हैं। तो आप आर्गुमेंट ऑफ z या एम्पलीट्यूड ऑफ z बोल सकते हैं लोग, दोनों सेम ही चीज़ है, आर्गुमेंट ऑफ z या एम्पलीट्यूड ऑफ z। ठीक है। हाँ, इसमें कोई भी अगर कम्प्लेक्स नंबर होता है, पहले इसमें दो वैल्यू होता है, एक जनरल वैल्यू और दूसरा होता है प्रिंसिपल वैल्यू, प्रधान मान। और जनरल मतलब सामान्य मान। ठीक है। तो आर्गुमेंट ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पॉइंट है, एक जनरल वैल्यू निकलता है, जनरल एंगल निकलता है, और एक प्रिंसिपल एंगल निकलता है। आप वैल्यू या एंगल बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो देखिए जनरल वैल्यू के लिए सिंपल सा है, थीटा का मान अल्फ़ा, थीटा का मान पाई माइनस अल्फ़ा, थीटा का मान पाई प्लस अल्फ़ा, और थीटा का मान 2 पाई माइनस अल्फ़ा। और अल्फ़ा क्या है, तो अल्फ़ा बराबर होता है tan इनवर्स y बाई एक्स होता है, ठीक है ना। अभी बताएंगे ये कैसे आएगा, अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स y बाई एक्स कैसे आता है, ये फाइंड करके अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में उस मान को लेते हैं जब दोनों पॉजिटिव हो। दोनों पॉजिटिव मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड एक्स प्लस आई वाई, मतलब एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं थीटा बराबर अल्फ़ा। अगर एक पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो, एक्स पॉजिटिव हो और वाई, ये पॉजिटिव यहाँ पहले निगेटिव हो और उसके बाद पॉजिटिव हो, एक्स पॉजिटिव हो और वाई पॉजिटिव हो और एक्स निगेटिव हो, तो इसके लिए ये अगर दोनों निगेटिव हो जाए, एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव, दोनों निगेटिव हो गया, एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव, तो लेते हैं थीटा बराबर पाई प्लस अल्फ़ा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो, मतलब एक्स का मान पॉजिटिव हो और वाई का मान निगेटिव हो, एग्जाम्पल भी देंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल के साथ ये सारा चीज़ आपको डिटेल्स, आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, ठीक है। तो ये होता है जनरल वैल्यू। जनरल जब भी एंगल निकालना होता है, आर्गूमेंट निकालना रहता है या एम्पलीट्यूड निकालना रहता है, तो ये फॉलो करते हैं, थीटा बराबर अल्फ़ा, थीटा पाई माइनस अल्फ़ा, पाई प्लस अल्फ़ा, 2 पाई माइनस अल्फ़ा, इस चारों कोणों को यूज करते हैं। कब, जब जनरल एंगल का जरूरत पड़ता है तब। हाँ, प्रिंसिपल एंगल कहता है कि हमारा जो थीटा होना चाहिए वो माइनस पाई से पाई के बीच ही होना चाहिए। ये कहता है माइनस पाई से पाई के बीच में ही रहना चाहिए। थीटा का मान हमारा माइनस पाई से पाई के बीच में ही होना चाहिए। इधर इक्वल नहीं है, माइनस पाई से पाई के बीच में ही होना चाहिए। कौन सा, प्रिंसिपल वैल्यू कहता है। तब प्रिंसिपल वैल्यू के लिए कहता है ये थीटा बराबर अल्फ़ा ले लीजिए और यहाँ थीटा बराबर पाई माइनस अल्फ़ा ले लीजिए। इसके नीचे वाला बताना है, तो देखिए एक तरफ पॉजिटिव जाना है, दूसरी तरफ निगेटिव जाना है, तो निगेटिव के कंडीशन में यहाँ थीटा बराबर ये जो दिख रहा है उसके आगे माइनस लगा दीजिए, तो ऊपर वाला है एंगल को निगेटिव, ये जो ऊपर वाला एंगल है उसी के आगे क्या ले लेना है, माइनस। मतलब एक बार क्लॉकवाइज 0 से पाई जाना है और एक बार एंटी क्लॉकवाइज 0 से माइनस पाई जाना है। तो एक बार ऊपर जाना है और एक बार नीचे जाना है। तो एक बार पॉजिटिव एंगल पाई तक जाना है और एक बार निगेटिव एंगल माइनस पाई तक जाना है। तो इससे जो वैल्यू क्रिएट आप लोग होगा, इसमें भी प्लस प्लस रहेगा तो ये, माइनस प्लस रहेगा तो ये, माइनस माइनस रहेगा तो ये, और दोनों प्लस माइनस रहेगा तो ये। हाँ, ये x है, y है, x डैश हो जाएगा, y डैश हो जाएगा, x है, x डैश हो जाएगा, y हो जाएगा और y डैश हो जाएगा। तो यह x और y के पॉइंट को दर्शाता है। तो यह आपको देगा प्रिंसिपल वैल्यू। इसके थ्रू आप सॉल्व करिएगा तो प्रिंसिपल वैल्यू मिलेगा, और इसके थ्रू जो सॉल्व करिएगा उसको जनरल वैल्यू मिलेगा। तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये समझ में आया। प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आपको ये थीटा बराबर अल्फ़ा, थीटा बराबर पाई माइनस अल्फ़ा, नीचे आ गया दोनों माइनस माइनस तो माइनस लगा देना है पाई माइनस, ये जो ऊपर वाला है उसी के आगे क्या लगा देना है, माइनस, ये जो ऊपर है उसी के आगे माइनस लगा देंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू। और इसमें क्या होता है कि इसी तरह घूमते आ जाते हैं जनरल वैल्यू में।
थीटा बराबर अल्फ़ा, फिर थीटा बराबर पाई माइनस अल्फ़ा, फिर थीटा बराबर पाई प्लस अल्फ़ा, यहाँ 2 पाई माइनस अल्फ़ा। तो इसमें ऐसे घूमते आ जाते हैं, ठीक है, एंगल। और इसमें क्या होता है कि एक बार ऊपर से जाना पड़ता है, एक बार नीचे से जाना जाता है। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू होता है, बात समझ में आ। तो ये दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिए। तो अभी एग्जाम्पल के साथ आपको बताते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि अल्फ़ा का मान tan इनवर्स y बाई एक्स कैसे होता है। इसमें भी अल्फ़ा है, इसमें भी अल्फ़ा, तो अल्फ़ा के जगह लेते हैं tan इनवर्स y बाई एक्स। तो आपको ये भी बताते हैं कि अल्फ़ा का मान tan इनवर्स y बाई एक्स कैसे आता है, और साथ में इस क्वेश्चन को कैसे, इस पर क्वेश्चन कैसे रहेगा, एग्जाम्पल के साथ कैसे फाइंड करेंगे, ये चीज़ बताते हैं। तो ये जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू का डाटा आप लोग को याद रहना चाहिए। याद रहेगा तभी क्वेश्चन आएगा, तो फिर आप इसको यूज करिएगा और आसानी से बता सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। जनरली आपके बुक में केसी सिन्हा जो बुक है उसमें इस प्रिंसिपल वैल्यू का ही यूज करके अधिकांश क्वेश्चन का आंसर सॉल्व किया है, ठीक है। तो अधिकांश क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसका यूज किया है, प्रिंसिपल वैल्यू। जनरल के लिए मात्र एक क्वेश्चन ही जनरल वैल्यू से सॉल्व किया है, अधिकांश क्वेश्चन आपको प्रिंसिपल वैल्यू से। तब प्रिंसिपल वैल्यू ही आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीका से याद कर लीजिए, या फिर याद का करना बहुत तो सिंपल है, एक बार ऊपर ले लेना है, एक बार नीचे, तो प्रिंसिपल वैल्यू याद, और एक बार सर्किल घूम जाना है तो फिर क्या, जनरल वैल्यू याद। तो इसको आप लोग ध्यान से थोड़ा देख लीजिए और अच्छा से याद कर लीजिए। तो चलिए इस पॉइंट को नोट कीजिए लोग। तो आप लोग को इसके बाद एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, हम लोग आर्गूमेंट फाइंड कैसे करते हैं, उस पॉइंट को हम लोग को देखना है। तो देखिए, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के रूप में रहता है, x डैश x y y डैश, x और y का वैल्यू आप लोग यहाँ x और ये y, ठीक है ना। ये कम्प्लेक्स नंबर के रूप में जब लिख रहे हैं तो ये जो एक्सिस दिख रहा है इसको रियल एक्सिस आप बोल सकते हैं, क्योंकि x रियल को डिनोट करता है, और ये जो y एक्सिस है इसको आप लोग इमेजिनरी एक्सिस भी बोल सकते हैं। ये कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है, इसलिए कम्प्लेक्स नंबर के रूप में हम लोग एक्सिस खींच रहे हैं। तो x वाला को रियल और y वाला को इमेजिनरी एक्सिस बोल सकते हैं लोग, ठीक है। x और y यहाँ कोई ना कोई नंबर आएगा, आपको 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, कोई भी नंबर आएगा। x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर 3 इमेजिंग कर लिए हैं हम लोग। ऐसे यहाँ पर दिखाएंगे x और y। हाँ, निगेटिव पॉजिटिव आ गया, अगर बाय द वे ये निगेटिव आ गया, x पॉजिटिव y निगेटिव, तो कहाँ मिल जाएगा, x बराबर 2 y बराबर ऐसे मिलेगा। बात समझ में? कब, जब निगेटिव रहेगा तब। ऐसा हो सकता है कि दोनों माइनस हो जाए, तो दोनों माइनस हो जाए तो x भी निगेटिव और y भी निगेटिव, -2 -3। तो इस तरह आप लोग एक्सिस डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एक्सिस में जा रहा है। तो यह x और y को देखकर, यहाँ x और y है, आपके x और y के जगह आप कोई ना कोई नंबर मिलेगा। तो नंबर को आप देखकर समझ सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, कि थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ये आपको खुद से दिमाग लगाकर डिसाइड करना है कि ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, या अब इस पॉइंट को डिनोट करने के लिए आप x का यूज किए हैं और ये y का यूज किए हैं। x और y का यूज करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा x और y के पास, इस पॉइंट के पास पहुंचने के लिए x डिस्टेंस और ये y डिस्टेंस फॉलो करिएगा तो इस पॉइंट के पास पहुंच जाएगा। आप एक और डिस्टेंस से आप पहुंच सकते हैं डायरेक्ट, यह ओरिजिन से एंगल के साथ आप फॉलो कर लीजिए। डायरेक्ट ओरिजिन से एंगल के साथ जब फॉलो करिएगा तब भी आप इस पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। तो इस पॉइंट पर जब पहुंचिएगा
तो उस पॉइंट को, इस पॉइंट पर पहुंचने का दो तरीका, एक तो x और ये y का डिस्टेंस फॉलो किए तो हम इस पॉइंट के पास पहुंच गए, और दूसरा इस एंगल को और ये डिस्टेंस को फॉलो किए तो अब भी हम लोग पहुंच गए। ठीक है, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल के कंडीशन में ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो h का मान अगर आपसे पूछा जाए कि h बराबर आप बता दीजिए, तो h बराबर बताइएगा, तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर और बेस का द होल स्क्वायर करते हैं, पढ़े हैं लोग ना, 9th-10th से ही मिल रहा है हाइपोटेनस। और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनस अर्थात कर्ण का मान चाहिए तो लंब और आधार का द होल स्क्वायर कर देते हैं, लंब और आधार का स्क्वायर कर देते हैं सेपरेटली, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर का रूट ले लेते हैं। हाँ, इसी चीज़ को हम लोग मॉड जेड भी बोलते हैं। रियल का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर है क्या, तो इसी चीज़ को हम लोग मॉड जेड भी बोलते हैं। बात समझ में? हाँ, इसको हम लोग आर से डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट कर देते हैं? क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर में आगे चल के हम लोग को आर से भी भेंट होगा। आर मतलब एक मॉडुलस ही, मॉडुलस को डिनोट करने का तरीका को हाँ आर से डिनोट करेंगे लोग। ठीक है, अब देखिए हम लोग को ये एंगल चाहिए, तो एंगल चाहिए तो यह एक्स और वाई आप लोग को पता है, तो एक्स और वाई पता है तो 10 ले लीजिए। एक्स और वाई पता है तो क्या ले लीजिए? 10 ले लीजिए। तो थीटा के 10 बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो थीटा के सामने वाला लंब और आधार क्या हो जाएगा? x। अल्फा चाहिए तो 10 इनवर्स y बाई एक्स। हाँ देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हम लोग ले रहे हैं। एंगल किस क्वाड्रेंट का एंगल ले रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। इसलिए हम लोग मॉड लगा ले रहे हैं ताकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो भी एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है हमेशा, ऑलवेज। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया हुआ एंगल हमारा क्या होता है? पॉजिटिव। अर्थात अल्फा बराबर आप बोल सकते हैं 10 इनवर्स y बाई एक्स। और इसी एंगल को वहाँ दिखाना था क्या हम लोग को? जब प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो इसी एंगल को हम लोग वहाँ फाइंड करेंगे। तो देखिए ये और दोनों चीज़, ये आर का मान अर्थात मॉड जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यह पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा अल्फ़ा 10 इनवर्स वाई बाई एक्स, ये दूसरा पॉइंट। ये दोनों चीज़ अगर फाइंड करना है तो उसके लिए आपको x और y के मान पता होना चाहिए। तो z बराबर x प्लस आई वाई गिवन रहेगा, तब ये दोनों आप लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जब z बराबर x प्लस आई वाई के रूप में कम्प्लेक्स नंबर दिया रहे तो आप लोग r भी निकाल सकते हैं अर्थात मॉड z भी निकाल सकते हैं और अल्फ़ा अर्थात एंगल भी निकाल सकते हैं। तो जब भी अगर आप लोग को इस चीज़ को आपसे पूछा जाएगा, आर्गूमेंट पूछा जाएगा, मॉडुलस पूछेगा, तो आपको कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के रूप में ही कम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। बात समझ में आया? हाँ, कभी कभी क्या होगा कि आपको ये दोनों मिल जाए और कहे कि हमको x और y का मान चाहिए। क्या मिल जाए? ठीक, r मिल जाए और अल्फ़ा का मान दे दे। अल्फ़ा को थीटा भी ले सकते हैं, ठीक है, एंगल के लिए, एंगल को फॉलो कर रहा है। तो ये r और आपको थीटा दे दिया जाए और उसके बाद आपसे कहा जाए, मतलब ये आपको r पता है और ये एंगल थीटा पता है, अल्फ़ा, ठीक है, ये दोनों पता है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि फाइंड करना है x का मान और y का मान। तो देखिए x और y का मान के लिए, y का मान आपको चाहिए तो y के मान के लिए आप क्या कर दीजिए? साइन अल्फ़ा ले लीजिए। थीटा के ठीक सामने वाला लंब, साइन बराबर होता है क्या? लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना हो जाएगा? y और कर्ण कितना है? r। बात समझ में आया? हम लोग को किसको फाइंड करना है? y को, तो इधर भेज दीजिए। तो y बराबर r साइन अल्फ़ा। आप लोग को तो r भी पता है और अल्फ़ा भी पता है, अभी ना बताए। r और अल्फ़ा का मान आपको गिवन है, r भी दिया है और अल्फ़ा भी दिया है। हम लोग को फाइंड करना था किसका मान? तो x, y का। तो देखिए y का मान तो यहाँ से मिल गया। अब फिर इसी तरह अगर हम लोग cos अल्फ़ा ले ले
तो कॉस अल्फा बराबर जानते हैं लोग आधार बटा कर्ण, बेस बटा हाइपोटेनस। तो आधार कौन हो जाएगा x और कर्ण क्या हो जाएगा r। यहाँ से इधर भेज दीजिएगा तो x बराबर मिल जाएगा r cos अल्फा। तो यहाँ से x का मान मिल जाएगा, यहाँ से y का, और यहाँ से इसमें भी r और अल्फा का ही ज़रूरत है। तो हम लोग को r भी दिया है और अल्फा भी दिया है, तो r का मान रख देंगे, अल्फा का मान दे देंगे, मतलब किसका मान निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो अगर आप लोग को r और अल्फा का कंडीशन दे दिया जाए, अल्फा को थीटा भी बोल सकते हैं, तो r और थीटा अगर आपको दे दिया जाए तो आप यह फार्मूला लगा सकते हैं, x बराबर r cos थीटा या अल्फा, या y बराबर r sin थीटा या अल्फा वाला कंडीशन आप फॉलो कर सकते हैं। तो अगर इस तरह पर आप लोग को बुक में क्वेश्चन नहीं दिया है, जनरली आप लोग को यही दोनों फाइंड करने के लिए मॉडुलस और साथ में आर्गूमेंट फाइंड करने का कंडीशन दिया है। तो ये कैसे फाइंड होता है, ये फार्मूला कैसे क्रिएट होता है, बात समझ में आया। तो फार्मूला हम लोग के पास यही है, इसी फार्मूला को हम लोग को लगाना है। हाँ, ये रिवर्स वाला कंडीशन भी बता दिए कि अगर बाय द वे किसी बुक में दे देता है रिवर्स वाला भी कंडीशन, जिसमें अल्फ़ा आर और थीटा का मान दे देगा और आपसे x और y पूछे, तो x और y पूछे तो ये फार्मूला और ये फार्मूला लगाइएगा, जिससे आपको x और y भी मिल जाएगा। आप लोग केसी सिन्हा बुक देख रहे हैं तो केसी सिन्हा बुक में सिर्फ अल्फ़ा का मान निकालना है और मॉड का मान निकालना है, यही दो चीज़ आप लोग को निकालने को मिलेगा, अल्फ़ा और मॉड, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ बात समझ में आ गया आप लोग को। हाँ, ये देखिए, ये जो आपको बताए हैं, चलिए पहले बोर्ड वाला काम कर लीजिए ना। एक पॉइंट और है पोलर फॉर्म, उसको बता देते हैं। पहले इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। तो आपको एक पोलर फॉर्म है उसको बता देते हैं, पहले नोट कर लीजिए। चलिए देखिए लोग, ये जो आप लोग x प्लस आई वाई के रूप में दिख रहा है, x प्लस आई वाई, ये जो रूप दिख रहा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन फॉर्म कहलाता है। कार्तीय रूप, इसको कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, x प्लस आई वाई के रूप के कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। बात समझ में आया। तो ये कार्टेशियन फॉर्म है। अब इस कार्टेशियन फॉर्म को कभी कभी कहता है, या फिर के बुक में क्वेश्चन भी दिया है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप में क्या होता है, r और थीटा के रूप में रहता है, r और थीटा के रूप में। r क्या है तो वही मॉडुलस है, और थीटा क्या है तो वही जो एंगल जो अल्फा नाम आप लोग दिए हैं, उसी अल्फा को वह थीटा कंडीशन में, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, ये z बराबर आपको x जो दिख रहा है ना, अगर थीटा वहाँ चाहिए तो ये अल्फा अपना नाम बदल दीजिए, यहाँ थीटा ले लीजिए, थीटा ले लीजिए, ठीक है। हाँ, यहाँ ये कार्टेशियन फॉर्म है ना, x प्लस आई वाई, इसी में x का मान यहाँ से डाल दीजिए। तो x का मान आप डाल दीजिएगा तो r cos थीटा, और y का मान जब डाल दीजिएगा यहाँ से तो i r sin थीटा। अब इसमें से देखिए आपको r कॉमन हो रहा है, तो r कॉमन हो जाएगा तो cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये जो रूप दिख रहा है इसी को बोलते हैं पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप, या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म भी बोलते हैं, मैट्रिक फॉर्म, त्रिकोणमितीय रूप भी इसको बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म भी बोल सकते हैं, त्रिकोणमितीय रूप या ध्रुवीय रूप बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन में आ जाएगा, ये कार्टेशियन फॉर्म दे देगा और आपसे कहेगा कि इस पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। r का मान आप लोग जानते हैं, r बराबर नहीं लिखे थे, मॉड z को ही ना बोलते हैं, तो x स्क्वायर और y स्क्वायर, x और y आपको गिवन रहेगा, और दूसरा है थीटा, वही जो थीटा अल्फा जो होता है ना, tan इनवर्स y बाई एक्स के। तो ये आप थीटा बराबर अल्फा tan इनवर्स y बाई एक्स, ये आपको क्वाड्रेंट के हिसाब से लेना पड़ेगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये ठीक है,
सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस अल्फा करना होगा, थर्ड में जाएगा तो उसके प्रिंसिपल चाहिए तो उसके निगेटिव लगाइए, फोर्थ में चाहिए तो फर्स्ट वाला का निगेटिव लगाना पड़ेगा। तो अभी एग्जाम्पल आपको बताएंगे, बात समझ में आया। तो ये पोलर फॉर्म आप लोग पहले राइट डाउन कर लीजिए। पोलर फॉर्म के लिए क्या किए, यह एक्स और वाई का जो मान निकला था ना, उसी एक्स और वाई का मान इसमें एक्स की जगह और वाई की जगह डाल दिए और दोनों में आ रहा है कॉमन ले लिए। तो पोलर फॉर्म आपसे कोई पूछे कि पोलर फॉर्म क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म बताइए, तो आप बता सकते हैं हम जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये हो जाता है पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। समझ में आया। तो चलिए इस चीज़ को भी आप लोग क्या कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। तो इसके बाद अब एग्जाम्पल बताते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलिए इस क्वेश्चन में कह रहा है मापांक निकाल दीजिए, मॉडुलस अर्थात मापांक और साथ में पूर्णांक चाहिए, आर्गुमेंट। ठीक है, तो मापांक चाहिए और पूर्णांक चाहिए आप लोग को। ठीक है, ये 2 पॉइंट हम लोग को इसमें इस क्वेश्चन के लिए फाइंड करना है। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो आपको रूट अंडर ऐसे आप लोग नोट कर सकते हैं। x का मान पूछा जाए तो रूट अंडर -3 और y का मान पूछा जाए तो -1 आ जाएगा। ठीक है, मॉड z तो सिंपल है, -3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। तो ये 3 और ये +1 4 रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या मान दे देगा, 2 मान आएगा। बात समझ में आया। हाँ, उधर देखिए आर्गूमेंट चाहिए। तो आर्गूमेंट के लिए 2 कंडीशन देखे थे लोग, एक तो जनरल वैल्यू के लिए, सामान्य मान, और दूसरा देखे थे लोग प्रिंसिपल। प्रधान मान। तो इसमें 2 मान होता है, एक जनरल वैल्यू और एक प्रिंसिपल वैल्यू। तो जनरल वैल्यू के लिए देखिए दोनों निगेटिव है, तो आप लोग को बताए थे यहाँ थीटा बराबर अल्फा पाई माइनस अल्फा, थीटा बराबर पाई प्लस अल्फा और 2 पाई माइनस अल्फा। तो निगेटिव निगेटिव तो यही ना कोऑर्डिनेट होगा यूज, तो निगेटिव बोला तो ये कोऑर्डिनेट यूज होगा। या प्रिंसिपल वैल्यू आप देखिएगा तो ये थीटा बराबर अल्फा, थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, थीटा बराबर इसी के आगे लगा देंगे माइनस, ये थीटा बराबर माइनस अल्फा। तो निगेटिव बोला है तो हम लोग को ये कोऑर्डिनेट हम लोग को सिलेक्ट होगा। तो ये कोऑर्डिनेट सिलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए पहले जनरल वैल्यू निकाल देते हैं, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। तो जनरल वैल्यू के लिए ये आप लोग को लेना पड़ेगा। चलिए यहाँ जगह है, इतना में निकल जाएगा। थीटा बराबर आप लोग को लेना होगा पाई माई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह क्या करना होगा तो लिखना होगा tan इनवर्स y बाई एक्स। तो पाई प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स का मतलब y का मान -1 और x का मान -√3। मॉड है तो मॉड में निगेटिव है या पॉजिटिव है, कुछ भी आए हमेशा पॉजिटिव लीजिएगा। मॉड है तो मॉड में पॉजिटिव मिल जाएगा, अर्थात पाई प्लस tan इनवर्स 1/√3 मिल जाएगा। मॉड है तो मॉड में कुछ भी रहेगा हमेशा प्लस देगा। हाँ, अब देखिए ये tan इनवर्स 1/√3 आ गया। तो जरा बता सकते हैं लोग क्या tan में कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है। ये देखिए इन्वर्स वाला जो कंडीशन है आप लोग को 12th में मिलेगा, लेकिन यहाँ आ गया है। तो कुछ नहीं करना है, जो आप लोग 10th में 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का मान पढ़े हैं ना, वही मान यहाँ भी है। वही 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का ही मान है। उसमें क्या होता था कि डिग्री दिया रहता था। जैसे आप लोग ध्यान से यहाँ देखिए, अगर आप लोग को आपसे पूछा जाए कि tan 30 डिग्री का मान बताइए, तो आप लोग जानते हैं, पढ़े हैं लोग ना 10th में, याद है? बताइए तो क्या होता है tan 30 डिग्री का मान 1/√3। आपसे पूछा जाए tan 45 डिग्री का मान तो 1,
पूछा जाए tan 60 डिग्री का मान, तो √3, tan 90 डिग्री का मान तो अनडिफाइन होता है, और tan 0 डिग्री का मान पूछा जाए तो 0 होता है। बस इतना ही यूज होने वाला है आपका पूरा चैप्टर में, इससे ज़्यादा आप लोग को यूज होने वाला नहीं है। तो बस इतना याद रखिए ना, आप लोग को याद ही होगा tan 0 का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/√3, 1 60 डिग्री का मान √3 और 90 डिग्री का मान अनडिफाइन। ठीक है। हाँ, डिग्री वाला को आप लोग रेडियन में कन्वर्ट करके, चूंकि यहाँ पर आंसर आपको रेडियन में देगा, तो 30 डिग्री को रेडियन में π/6 बोलते हैं। 30 डिग्री को रेडियन में π/6, 45 डिग्री को रेडियन में π/4 बोलते हैं। 45 डिग्री को रेडियन में π/4 और 60 डिग्री को रेडियन में π/3 बोलते हैं, और 90 डिग्री को रेडियन में π/2 बोलते हैं। बात समझ में? तो आप लोग को अब डिग्री में आंसर नहीं देगा, आंसर देगा रेडियन में। तो रेडियन में ये निकालना कोई डिफ़िकल्ट वाला बात नहीं है, जो है वो आपको बता दिए। 30 डिग्री को π/6, 45 डिग्री को π/4, 60 डिग्री को π/3 और 90 डिग्री को π/2। 0 मतलब 0। तो चलिए ये जरा बता दीजिए ये कितना डिग्री का मान है। 1/√3 तो कितना डिग्री का मान है? 30 डिग्री का मान है। तो ये 30 डिग्री का मान हम लोग यहाँ लिख दीजिए, पाई प्लस और 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के जगह हम लोग मान होता है π/6। समझ में आया? इसमें क्या हो रहा है कि उल्टा, ये पहले था कि अब डिग्री दिया रहता था तो रेडियन आप लोग वैल्यू बताते थे, अब वैल्यू दे देगा, आप लोग को डिग्री बता देना है, उल्टा कर देना है। इन्वर्स के कंडीशन में क्या कर देना है? उल्टा कर देना है कि डिग्री वैल्यू दिया रहेगा, आपको डिग्री बता देना है। समझ में आया? तो जिस तरह डिग्री दिया रहता था तब वैल्यू बताते थे, तब वैल्यू दिया रहेगा, डिग्री बता देना। अब बस यही आपको 5 गो यूज होने वाला है, इससे ज़्यादा आपको यूज नहीं होगा। तो आप लोग इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब बट्टा का जोड़ कर दीजिए, तो ये 6 और 1 7π/6। देखिए आ गया होगा आंसर 7π/6 जनरल वैल्यू। ये कैसा वैल्यू है? जनरल वैल्यू है। ठीक है। अब उसी तरह अब इसमें निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए कौन सा लेना पड़ेगा? ये वाला लेना पड़ेगा। तो थीटा बराबर -π और माइनस अल्फ़ा, तो -π हो जाएगा और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस। और अल्फ़ा का मान क्या रखना है? तो अल्फ़ा का मान हम लोग को रखना है tan इनवर्स y/x रखना है। अल्फ़ा का मान क्या रखना है हम लोग को? tan इनवर्स y/x। तो थीटा बराबर -π और tan इनवर्स y, तो y का मान जरा बता दीजिए लोग, -1 बाई -√3 प्लस कर देगा तो -π प्लस tan इनवर्स 1/√3 आ जाएगा। अब इसमें भी वही काम, tan इनवर्स में 10 में कितना डिग्री का मान 1/√3? तो 30 डिग्री। और 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कितना लिख सकते हैं रेडियन में? π/6 लिख सकते हैं। तो ये देखिए -6 और 6 में एक ऐड होगा तो -5π/6। देखिए ना, इसको प्रिंसिपल वैल्यू करके दिया है आपके बुक में। और इसके बाद इस क्वेश्चन को ही सिर्फ 2 का 1 ही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जनरल वैल्यू भी निकालना है और प्रिंसिपल वैल्यू भी निकालना है। इन दोनों क्वेश्चन को छोड़कर, जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ 2 का 1 के लिए, इसके अलावा जितना क्वेश्चन बनाइएगा सब के सब प्रिंसिपल वैल्यू पर ही आंसर सिर्फ 1 दिया हुआ है। तो आप लोग बुक में क्वेश्चन नंबर 1 में तो मॉडुलस निकालना है, आप निकाल सकते हैं। 2 में मॉडुलस भी निकालना था तो मॉडुलस तो ये निकालना, आर्गूमेंट भी निकालना था। और 3 नंबर क्वेश्चन में भी इसी तरह का काम करना है, मापांक और कोणांक ही निकालना है, आप निकाल सकते हैं। 2 नंबर में कोणांक सिर्फ निकालना था। 3 नंबर भी, 4 नंबर पोलर फॉर्म में चेंज करने वाला है। तो देखिए यही जो एंगल निकला है और या आर निकला है ना, अगर पोलर फॉर्म में लिखना होगा हम लोग को क्या चाहिए? पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में आर कॉस थीटा और आई साइन थीटा ना होता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 में पोलर फॉर्म में चेंज करना है, आपके बुक में छोड़ दिया है तो वहाँ लिखना होगा पोलर फॉर्म में बदले। तो आर का मान ये निकाले है ना, आर का मान यहाँ 2 निकला है, 2 रख दीजिए। कॉस और थीटा का मान, तो ये देखिए ये जनरल वैल्यू नहीं यूज करना है, प्रिंसिपल वैल्यू वाला। और यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू वाला -5π/6 आई साइन -5π/6 इसी तरह लिख दीजिएगा। तो यही हो जाएगा पोलर फॉर्म आर और थीटा के रूप में।
तो आर और थीटा के रूप में आ गया, तो पोलर फॉर्म। तो आपको आर निकाल देना है और ये थीटा, तो थीटा किसके माध्यम से निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू के थ्रू आपको थीटा फाइंड करना है और इसमें डाल दीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बना सकते हैं लोग। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं लोग 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो हम सारा क्वेश्चन लाइन बाय लाइन बताएंगे। आप लोग अभी से अपने से खुद से ट्राई करिएगा लोग। ये जितना आज का थ्योरी बताएं उस थ्योरी बेस्ड पर आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं लोग। अगर आपसे बन जाता है तो बहुत ही अच्छा, और नहीं बनता है तो हम आपको फिर लाइन बाय लाइन हर एक क्वेश्चन बताएंगे। इसके लिए आप लोग को घबराना नहीं है, हर एक क्वेश्चन आपको लाइन बाय लाइन बताएंगे और आप लोग रेगुलर देखिएगा, हर चीज़ पॉइंट देखिएगा, एक एक पॉइंट आप लोग रेगुलर देखिएगा तो हर चीज़ समझ में भी आएगा, हर एक क्वेश्चन बनेगा भी। अपने दोस्तों को ज़रूर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए लोग, बेल आइकन भी दबा लीजिए लोग, ताकि जो भी न्यू वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए आज का क्लास बस यहीं पर रहते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।